हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ रिलेटेड। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जुडिशियल इम्यूनिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। आर इंडिया जजेस ट्रूली अबव द लॉ, या फिर क्या न्यायपालिका में भी जवाबदेही की ज़रूरत है। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पे भारी मात्रा में कैश मिला था। जज साहब ने इसकी कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इन हाउस इंक्वायरी के लिए 3 जजेस का पैनल बनाया है और जस्टिस यशवंत शर्मा का ट्रांसफ़र है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। बट दिस हैज़ रिग्नाइटेड ए नेशनल डिबेट दैट कैन सिटिंग जजेस बी हेल्ड अकाउंटेबल इन इंडिया। क्या भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर कोई प्रभावी कार्रवाई होती है? अगर हम पास्ट की बात करें तो काफ़ी सीरियस एलिगेशंस काफ़ी जजेस के ख़िलाफ़ लगे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सिटिंग या रिटायर्ड जज के ख़िलाफ़ ना तो इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई है और ना ही कोई जज कन्विक्ट हुआ है। दिस रेजेज सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशियल इम्यूनिटी की। ऐसी क्या इम्यूनिटी जजेस को दी गई है कि उनके खिलाफ़ कोई एफआईआर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। जजेस को जुडिशियल इम्यूनिटी इसलिए दी गई है ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। सो जुडिशियल इम्यूनिटी इज़ नॉट ए लूप होल, इट्स ए प्रिंसिपल। जुडिशियल इम्यूनिटी ensures that judges are free from fear, bias or influence while deciding cases, especially in politically sensitive matters। तो ऐसे मैटर जो वो आते हैं उनमें उनको बिना किसी पक्षपात के दबाव के काम करने के लिए जुडिशियल इम्यूनिटी का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। पर ये जो इम्यूनिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होने ज़रूरी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 121 और 211 है, वो जजेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जजेज के आचरण पे संसद या विधानसभा में कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है। सिर्फ महाभियोग की स्थिति में ही आप जो जज हैं उनके आचरण के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो इस रेफरेंस में एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, के वीरास्वामी जजमेंट के नाम से जाना जाता है उसको। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति लेना कंपलसरी है। तो सीजेआई है वो पहले इन हाउस इंक्वायरी कराते हैं, उसके बाद ही प्रोसिक्यूशन की वो सैंक्शन देते हैं एफआईआर दर्ज करने की। तो ये एक तरीके से शील्ड का कार्य करती है, जजेस के बचाव के लिए एक ये ढाल बन गई है। इसको हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग जो मेकनिज़म प्रोवाइड किए गए हैं उसमें सबसे पहले इम्पीचमेंट का प्रोविज़न है, जो कि आर्टिकल 124 में दिया गया है। और ये जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंडर भी गवर्न होता है। इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें लोकसभा में अगर कोई मोशन लाया जाता है इम्पीचमेंट का तो उसमें कम से कम 100 एमपीज़ द्वारा, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 एमपीज़ के द्वारा इसको मोशन को सपोर्ट करना होगा, तभी आप इम्पीचमेंट का मोशन ला सकते हैं। और इस इम्पीचमेंट मोशन को पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की दोनों हाउस में ज़रूरत होती है। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 एमपी की जो स्ट्रेंथ है उससे कम से कम पास होना चाहिए। आज तक के इतिहास में एक भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। अकाउंटेबिलिटी के लिए जो दूसरा प्रोसीजर है वो इन हाउस प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1999 में लाया गया था। इसमें जो सीनियर जजेज होती है उनकी एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है और उनकी रिपोर्ट्स है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो ये कॉन्फिडेंशियल होने के कारण इसके रिजल्ट्स हैं कभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। अगर जुडिशियल ओवरसाइट बॉडीज़ यानी कि जो इनके निरीक्षण के लिए एक्सटर्नल जो आयोग बनाए गए हैं उनके बारे में बात करें तो एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा एक जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल है,
वो 2009 से पेंडिंग चल रहा है, उसको पास नहीं किया गया है। तो इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म के बारे में अगर अपन बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो वो एक प्रिलिमिनरी रिव्यू करते हैं उस कंप्लेंट का, और अगर उनको लगता है कि कोई सीरियस एलिगेशंस जज के खिलाफ लगे हैं तो ये 3 सीनियर मोस्ट जजेज है, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो कॉन्फिडेंशली मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एविडेंस है उनको एग्जामिन करते हैं, और अगर उचित लगता है तो जज को हियरिंग का मौका दिया जाता है, उसकी सुनवाई की जाती है, और जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है वो सीजीआई को सौंप दी जाती है। अगर मिसकंडक्ट पाया जाता है इंक्वायरी के अंदर तो जज को रिज़ाइन करने के लिए बोला जाएगा, और अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, वरना उनके खिलाफ सीजीआई है वो रिपोर्ट देके और इम्पीचमेंट के प्रोसेस के लिए पार्लियामेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। तो इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो क्या इंक्वायरी हुई है उसकी रिपोर्ट है वो पब्लिक के सामने नहीं रखी जाती है, और इसका कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है इन हाउस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसकी, और पब्लिक को जो रिपोर्ट के आउटकम्स क्या रहे हैं इंक्वायरी के अंदर क्या पाया गया है इसके बारे में भी नहीं बताया जाता है। तो इसके कुछ लेकुनाज हैं। तो ओवरसाइट मैकेनिज्म की जो बात कर रहे थे, तो कोलिजियम का कोई डिसिप्लिनरी रोल नहीं होता है, कोलिजियम कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकता है, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट जो लाया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें कि कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करके और जजेज के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग नया एक्ट लाया गया था। तो इसको इसी आधार पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था, डिक्लेयर किया गया कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन करता है, जो कि एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा जुडिशियल स्टैंडर्ड्स बिल लाया गया था 2010 में, जो अभी भी पेंडिंग है। उसके अंदर जो जज हैं उनको अपनी असेट्स है वो डिक्लेयर करनी होती थी, उनके रिगार्डिंग कुछ जुडिशियल स्टैंडर्ड सेट किए गए थे, और जजेज के रिमूवल के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके रिमूवल के लिए प्रोसेस भी इसके अंदर डिफाइन किया गया था। तो इस रिगार्डिंग में अगर कुछ केसेज की स्टडी अपने करें तो सबसे पहले केस आता है जस्टिस वी रामास्वामी का, जो 1993 का है। इसमें ये जस्टिस वी रामास्वामी पहले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग इंडिया में लाई गई थी। तो इनके खिलाफ कुछ फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरीज के आरोप लगे थे जब ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और इसके रिगार्डिंग जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें इनको गिल्टी माना गया था। तो इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ला गया, वो पॉलिटिकल रीजन से फेल हो गया था। दूसरा ऐसा केस जस्टिस सौमित्र सेन के केस में हुआ था 2011 में। तो जस्टिस सौमित्र सेन है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। तो उस समय उनके खिलाफ फंड्स के मिस अप्रोप्रिएशन के आरोप लगे थे जब वो एडवोकेट थे, और उसके बाद में वो एज ए जज थे तो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट के आरोप भी लगे थे। तो इस रिगार्डिंग में राज्यसभा में इनके इम्पीचमेंट का जो मोशन था वो पास हो गया था, और ऐसा पहली बार हुआ था कि हाउस ने कोई ऐसा इम्पीचमेंट मोशन पास किया हो, लेकिन उनका लोकसभा में वोटिंग से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो वो इम्पीचमेंट प्रोसेस से बच गए थे। इसके अलावा जस्टिस पीडी दिनाकरन के खिलाफ भी 2009 में इम्पीचमेंट की कार्रवाई की गई थी। तो ये जस्टिस दिनाकरन है वो सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो इनके खिलाफ जो ज़मीन के गबन के और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इनके खिलाफ राज्यसभा में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी और एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई थी, लेकिन ये प्रोसेस कंक्लूड होता उससे पहले इन्होंने 2011 में रिजाइन कर दिया, और तो पार्लियामेंट में ये भी इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो फेल हो गया था। तो इन सब केसेज का सबका एक ही पैटर्न निकल के आ रहा है कि अगर इनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट की कार्रवाई होती है तो लाइबल ठहराने से पहले, इम्पीचमेंट होने से पहले ये रेजिग्नेशन अपना सौंप देते हैं और इम्पीचमेंट की कार्रवाई से बच जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो जजेस का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है उसके
बैरियर क्या क्या आते हैं, क्यों नहीं हो पाती इनके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो जो के वीरास्वामी की जो केस की रूलिंग है, वो सबसे बड़ा जो ब्लॉक साबित होता है इनके प्रोसिक्यूशन में, क्योंकि के वीरास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक इम्यूनिटी दी हुई है कि कोई भी सिटिंग जज है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इंस्टिगेट करने से पहले, इनिशिएट करने से पहले आपको सीजीआई की सैंक्शन की ज़रूरत होती है, और वो सैंक्शन बहुत रेयर केसेज में ही दी जाती है, इसलिए इनके क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं, जस्टिस समित मुखर्जी का जो डीडीए करप्शन केस था 2003 में, उस टाइम जस्टिस मुखर्जी सिटिंग जज थे, और उसमें सीबीआई है, ये इनके सिटिंग जज होने के कारण उनके खिलाफ न तो एफआईआर कर पाई, न उनको अरेस्ट कर पाई सीजीआई के अप्रूवल के बिना, और बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन उस समय तक प्रायर सैंक्शन के ना होने के कारण वो केस है वो ऑलरेडी बहुत डिले हो गया था। जस्टिस एस एन शुक्ला मामले में भी ऐसा हुआ था कि इनके खिलाफ क्रेडिबल एलिगेशन लगाए गए थे, और सीबीआई की जो फाइंडिंग्स थी उसमें भी इनको दोषी माना जा रहा था। तो उनके खिलाफ क्या है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सीजीआई के द्वारा नहीं दी गई थी, और उसके बाद में भी उनके बाद में भी जो सीजीआई जाए उनके द्वारा भी सैंक्शन नहीं दी गई, और उनको जस्टिस एस एन शुक्ला को वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, और उनके रिटायरमेंट के बाद में सीबीआई ने 2019 और 2023 में फ्रेश एफआईआर फाइल की थी। तो इससे पता चलता है कि कितना डिले होता है कि वीरास्वामी केस रूलिंग के कारण इनको एक करप्शन के खिलाफ शील्ड की तरह यूज़ किया जा रहा है। ऐसा ही केस जस्टिस निर्मल यादव के केस में हुआ था, जो अभी रिसेंटली उनको एक्विट किया गया है। तो 2008 में इस केस को केस एट जजेज डोर केस नाम से जाना जाता है। तो इनके प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन नहीं मिलने के कारण ये काफ़ी डिले हो गया था, और वो जब 2012 में रिटायर हुई तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले होने के कारण केस है वो वीक हो गया, और इस कारण वो 2025 में लैक ऑफ एविडेंस के कारण एक्विट हो गई। तो क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है जिनसे अकाउंटेबिलिटी है जजेज की वो इंश्योर की जा सकती है। तो सबसे पहले तो यही है कि जो इन हाउस जो इंक्वायरी होती है उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, ताकि वो कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो पब्लिक के बीच में आए, तो ट्रांसपेरेंसी है वो इंश्योर होगी। और जजेज के खिलाफ जो करप्शन के आरोप लगते हैं, ऐसे केसों में लोकपाल को इनकी जांच करने के लिए पावर देनी चाहिए, इनको एम्पावर करना चाहिए। और जो वीरास्वामी केस में जो सैंक्शन की जो रिक्वायरमेंट डाली गई थी उसको रिमूव करना चाहिए, और जो जजेज हैं उनको अपनी जो भी संपत्ति है उनको पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए हर वर्ष। तो जैसे कि अभी 1 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें कि वो 33 जजेज में से 30 जजेज ने है ना वो इसकी कंप्लायंस करते हुए अपनी प्रॉपर्टी और जो एसेट है उसकी डिक्लेरेशन की है, लेकिन ये एक वॉलेंट्री है, इसको अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है, तो ये इसको मैंडेटरी करने की ज़रूरत है। अगर अदर रिफॉर्म्स की अपने बात करें तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, ताकि जजेज को जो रिमूवल है वो जल्दी हो सके और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हो। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसको भी ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर काफ़ी सवाल उठते रहे हैं समय समय पर, और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। अगर उसमें कुछ खामियाँ थी तो उनको दूर करके उसको रिवाइव करना चाहिए, ताकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी बरकरार रहे और जजेज की अकाउंटेबिलिटी भी निश्चित हो सके। और जो जुडिशियल स्टैंडर्ड्स बिल है जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, तो उसको पास करना चाहिए, और जो ताकि जजेज के रिगार्डिंग जो एथिकल रूल्स है और पेनल्टी है उनको डिफ़ाइन किया जा सके। तो जजेज की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग ग्लोबल प्रैक्टिसेज क्या है उनको अपने जान लेते हैं। तो यूके में अगर किसी जज के खिलाफ कोई एलिगेशंस लगते हैं तो इसके लिए जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है,
वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स की जो भी जजेज मजिस्ट्रेट और ट्रिब्यूनल मेंबर्स के खिलाफ लगती हैं, और ये एक क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर काम करता है। और जो डिसिप्लिनरी आउटकम है, जो भी कमेटी के रिजल्ट हैं, वो इनको पब्लिश किया जाता है, जिससे पब्लिक ट्रस्ट भी बना रहता है और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। तो भारत को यूके से भी इसमें सीखने की ज़रूरत है। यूएसए की बात करें तो जो फेडरल जजेज हैं यूएस में, उनको वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स जजेज हैं, इसके अंडर काम करते हैं। और जो जजेज के खिलाफ कंप्लेंट आती है, उनको जुडिशियल काउंसिल जो है वो जुडिशियल कंडक्ट डिसेबिलिटी एक्ट के अंडर डील करती है। और इन काउंसिल्स को पावर दी गई है कि वो जजेज को सेंसर कर सकती है, उनके रेजिग्नेशन के लिए उनको बोल सकती है, और सीरियस केसेज हैं उनको कांग्रेस को इम्पीचमेंट के लिए भेज सकती है। जैसे अपने संसद है तो वहाँ पे यूएसए में कांग्रेस बोला जाता है, तो उनको इम्पीचमेंट के लिए भेजा जा सकता है। अगर कनाडा की बात करें तो कैनेडियन जुडिशियल काउंसिल है, वो जजेज के मिसकंडक्ट एलिगेशंस को डील करती है, और ये इन पार्लियामेंट को जजेज के रिमूवल के लिए भी बोल सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। और जुडिशियल एजुकेशन और एथिक्स को भी ये कैनेडियन जुडिशियल काउंसिल है वो प्रमोट करती है। अगर जर्मनी की बात करें तो जुडिशियल सर्विस कोर्ट्स जो है उसके अंडर में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाती है। तो जो डिटेल सर्विस रेगुलेशंस है उससे इनकी जो इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी को बैलेंस किया गया है जर्मनी में। तो भारत को यूके, यूएसए, कनाडा और जर्मनी के जो ये प्रोविजंस है जिससे अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दोनों इंश्योर की गई है, तो ऐसे प्रोविज़न भारत में भी लाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये कंप्लीट अपने पढ़ने के बाद यही कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब इम्यूनिटी नहीं है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन इसको मिसकंडक्ट के शील्ड के रूप में यूज नहीं किया जाए। अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है और इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी है, तो इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जजेस के खिलाफ एक टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि क्लियर टाइमलाइन जो इंक्वायरी और डिसिप्लिनरी एक्शन कितने टाइम में लिए जाने चाहिए, इसकी एक टाइमलाइन होनी चाहिए, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। ट्रांसपेरेंसी के थ्रू पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। अगर जुडिशरी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो ये देश के लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं है। इसलिए ओपन प्रोसेस इनके जजेज के इंक्वायरी का होना चाहिए, जो सेट है इनकी जजेज की वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, और जो भी इंक्वायरी होती है उसकी रिपोर्ट पब्लिक करके इन पब्लिक का ट्रस्ट है वो बिल्ड किया जाना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please subscribe law related YouTube channel for more legal updates, and comment your thoughts below.